मेरे प्यारे भारत के मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं बहुत लोगों ने आग्रह किया। वास्तविक मैं आज भारत की अर्थव्यवस्था पर बोलने वाला था, लेकिन सबने आग्रह किया, इसलिए मैं करकरे को किसने मारा ये आपके सामने बिल्कुल सबूतों के साथ सच और मेरी जिंदगी दांव पे लगा के आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। ये दो किताबें, एक मुशर्रफ रिटायर्ड डीआईजी की है, ये छोटी हमने निकाली थी, बहुत बड़ी बड़ी किताब उन्होंने लिखी है। और एक मेरे दोस्त है वंजारी, धनराज वंजारी करके, उन्होंने 26 अगरा पर ही एक किताब लिखी थी। और उनका एक ही सेंटेंस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ 26 अकरा के बारे में होने वाले हमले की अगाऊ कल्पना दी, इसलिए आप मुझे मारना चाहते हैं, आप मुझे झूठ केस में प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। और दूसरा एक अधिकारी है अशोक वाघमारे, वो कंट्रोल रूम के बिंदारी संदेश जिसको कहते हैं, उसने ये संकेत उसको मिला था, वो उसने अपने ऊपर लोगों को बोला। उसको तो एंटी करप्शन की झूठ केस लगाकर प्रोसिक्यूट किया और उसको बर्बाद भी किया। और ये है मुशर्रफ जो रिटायर्ड डीआईजी है। और मैं तो आपको मालूम है कि 1976 से मैं हूँ, जिसको हम मनुवादी कहते हैं। और हम सब प्यारे भारत के बहनों और भाई समझना चाहिए कि हमारे सभी के दुखों की जड़ क्या है और हमारे असली दुश्मन कौन है और हमारे असली मित्र कौन है। यदि हम ये नहीं समझेंगे तो हम किससे लड़ेंगे। तो आज जो करकरे है, ये सिर्फ उन्होंने सितंबर 2008 में मेरे ख्याल से वो बने एटीएस प्रमुख। जून 2008 में वो एटीएस प्रमुख बने। और 21 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्खू चौक जो बॉम्बस्फोट हुआ, उसकी जांच करने के लिए वो मालेगांव गए थे। उनके पहले जो एटीएस प्रमुख थे वो रघुवंशी करके थे, और उन्होंने करी जांच, ये झूठ थी। ब्राह्मण्यवादी ताकतों की सच बाहर ना आए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम बच्चों को अक्यूज बनाया था। और फिर वो सब उसकी चर्चा हो रही थी कि मुस्लिम ही मुस्लिम के बस्ती में बम क्यों डालेंगे। जैसे दलित ही दलितों के ऊपर हमला करते, ऐसा ही दिखाते हैं, ये सब झूठ है। जैसा अभी दिल्ली में दिखाया कि मुस्लिम ने मुस्लिम के ऊपर हमले किए और मुस्लिम बस्तियां जलाई, तो ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ये सिर्फ हमारे देश के आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी कर सकते हैं। तो करकरे ने चार्ज लिया और 21 सितंबर को उन्होंने पहला बॉम्ब स्फोट जो हुआ उसकी जांच शुरू की। जांच में जगह पर जो मोटरसाइकिल मिली थी, वो मोटरसाइकिल का बिल्कुल बारीकी से गौर से उसकी देखभाल करी, उसको जांचा, उसके चेसी का नंबर लेके उसकी मालकिन मिली, वो प्रज्ञा ठाकुर। तो प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने कस्टडी में लिया। तो उसके इंट्रोगेशन में उनको दो नाम मिले, पहले श्यामलाल शाहू
और शिव नारायण कलसंगरा, ये दोनों ही आरएसएस के संबंधित थे, भाजपा के संबंधित थे। उसके बाद जो ना जांच शुरू हुई और वो बड़ा एक छलकपटी डाव या खेल निकला। जो महात्मा गांधी का खून हुआ उससे भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करकरे को महसूस हुई। तो जांच की फिर गंभीरता बढ़ी और बाद में उनको इसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, जम्मू येथील शारदापीठ के महंत दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी वगैरह वगैरह 11 लोगों के नाम उनको उसमें मिले और ये सब संघ के पदाधिकारी थे। तो ये इनका क्या काम था, इनको क्या करना था? तो इनको पहले इनके कस्टडी में से यानी पुरोहित और दयानंद पांडे के 2 लैपटॉप और पुरोहित का 1 लैपटॉप ये करकरे ने जब्त करे। वो करने के बाद जितनी स्फोटक इंफॉर्मेशन या जानकारी उसमें से जो मिल रही थी, तो करकरे भी खुद शॉक हो गए। और ये लैपटॉप क्या कहते हैं कि इनका आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का इरादा था। इसके लिए वो दोनों लैपटॉप खुल के जो देख रहे थे तो खजाना था, इंफॉर्मेशन का खजाना था। इनकी कई मीटिंग हुई और ये कार्रवाई इन्होंने 2002 से शुरू करी थी। इसलिए ये जांच की गांभीर्य समझकर करकरे ने बहुत अच्छी तरह निष्प्रूप है जांच करने की शुरुआत करी। अभी जिन्होंने किया था उनको तो मालूम था कि ये सच कर रहा है, और ये जो सच कर रहा है इसको चुप कैसे बिठाए। तो अडवाणी तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के पास गए, बोले हमारे साधु संत अरेस्ट हो रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। तो मनमोहन सिंह बोले कि ठीक है, मैं यदि वो आप बोलते हो सही है तो मैं वो सब रोकूंगा, मैं करकरे से बात करता हूँ। उन्होंने करकरे को बुलाया, करकरे पास इस लैपटॉप थे, सभी साइंटिफिक एविडेंस था, वो मनमोहन सिंह को उन्होंने दिखाया। मनमोहन सिंह भी अवाक हो गए। तो फिर मनमोहन सिंह ने अडवाणी को फोन किया कि देखो मैं करकरे को बुलाया, उनके पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है आप लोगों के खिलाफ, तो मैं उनको आपके पास भेजता हूँ, आप भी खुद उनसे बात करिए। तो करकरे अडवाणी को मिलने गए, लेकिन उनके साथ वहाँ के जो, जैसे आज डोवाल है देश के सुरक्षा प्रमुख, वैसे M.K. नारायण करके थे, वो भी उनके साथ गए। M.K. नारायण अभी भी संघ के साथ काम करते हैं, विवेकानंद इसमें बैठते हैं। तो अडवाणी की खातिरी हो गई, अडवाणी चुप बैठ गए। तो जब करकरे वापस आए तो कितने देखो ना, सितंबर 2008 और 26/11 2 महीने में, 1-1.5 महीने में करकरे को मार डाला। तो काम शुरू हो गया कि करकरे को किसी तरह पर रोकना चाहिए। तो ये जो लैपटॉप है उनमें से थोड़ा 2-3 बातें मैं आपको बोलता हूं। ये उनकी जो मीटिंग हुई वो फरीदाबाद में जनवरी 2008 में हुई। वो मीटिंग का जो वृत्तांत है वो ऐसा है कि हमें आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। हम संविधान को मानते नहीं, हमें यानी अभिनव भारत उसमें था। हमारा प्रमुख उद्देश्य संविधान को कुचलकर उसके जगह हमारी मनुस्मृति, वेद, इसके ऊपर आधारित राज्य की स्थापना करनी है। ये उद्देश्य स्थापना साध्य करने के लिए हमारा दुश्मन कौन है? तो मुस्लिम संगठन। तो फिर मुस्लिमों के ऊपर बॉम्ब
इसमें तय ऐसा हुआ कि प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोग आदमी देंगे, यानी ट्रेंड आदमी, और आरडीएक्स पुरोहित देगा। तो ये तय हुआ, ये मीटिंग तय हुई और वहाँ से काम शुरू हो गया है। ये जनवरी 2008 की बात, 8 की बात है। तो बाद में फिर ये सब लैपटॉप और ये सब कर ने 1-2 दिन पहले या कोर्ट में दाखिल की। तो कोर्ट में दाखिल करने के बाद उनको ये सब दोनों तीनों लैपटॉप की माहिती, इंफॉर्मेशन जो थी, उसको स्क्रिप्ट बनाना था। तो उन्होंने तब तक सिर्फ 2-3 सीडी की स्क्रिप्ट बनाई थी और वो भयंकर थी। वो हमने फेसबुक पे कई बार डाली है। 18-19 बॉम्ब स्फोट संघ या उनकी पिलावड़ जिसको हम कहते हैं, उन्होंने करे थे। और ये सभी मुस्लिम मस्जिद, मुस्लिम बस्ती, रेलवे, वो जो पाकिस्तान जाने वाली रेलवे थी उसमें, ये सब उनके किया। तो ये सब जब चल रहा था तो सभी भारत के पेपर, आप तो जानते हैं सब लोग कि राज किसी का भी हो, संविधान और संविधान के तहत कारोबार करने वाली सभी की इंस्टीट्यूशंस हम बोलते हैं जिसको, उसमें सब ब्राह्मणवादी बैठे हैं। एक भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आईबी का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है, तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। ऐसे चिपका के सब, जुडिशरी में मैं था, जुडिशरी में गोलवल करके फोटो लगाने वाले बहुत जजेस थे। तो जुडिशरी तो रहा क्या, ब्यूरोक्रेसी उनकी, जुडिशरी उनकी। तो ये तो हजारों साल से आ रहा है। कोई मुसलमान यहाँ हमला करने नहीं आया, मोहम्मद बिन कासिम ने इन्होंने लाया था। और सबका काम था कि जो परदेश से आया उसका कारोबार इनके हाथ। ब्रिटिश आए, कारोबार इनका, मुगल आए, कारोबार इनका। इतना कारोबार था इनके, इतने उसके ऊपर कब्जा था कि औरंगजेब का हेर प्रमुख हरि पंडित, वो मोरोपंत पिंगळे अष्टप्रधान मंडल का एक सभासद, उसका साला था, बहनोई। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा है कि कांग्रेस का राज हो किसी के पास। देखो, कांग्रेस का राज, सिक्योरिटी प्रमुख एमके नारायणन, संघ का आदमी, आरएसएस का, आईबी का प्रमुख, रॉ का प्रमुख, सभी ब्राह्मणवादी थे और राज्य कांग्रेस का था। तो जब ये हमले की बात होती है तो हमको लोग बोलते हैं कि मुसलमानों ने हमला नहीं किया। क्या किया ना, मुसलमान जो आने वाले थे उनकी इंफॉर्मेशन अमेरिका के गुप्तचर यंत्र ने हमारे रॉ को 18 नवंबर 2008 को दी थी। 18 नवंबर का मतलब है 26 नवंबर, यानी 8 दिन पहले इनको इंफॉर्मेशन रॉ की दी थी। और क्या इंफॉर्मेशन थी कि एक बोट, लश्कर तोयबा की एक बोट अतिरेक लेके भारत की हद क्रॉस कर रही है। और तब क्या था, तो भारत के हद में गुजरात के पास हमारे नेवी का कुछ वर्षगांठ बना रहे थे और सभी वहाँ जहाज, एरोप्लेन सब थे उधर नेवी के। तो एक एंगड़े करके ऑफिसर है और यहाँ रॉ को मिली, रॉ ने ये इंफॉर्मेशन आईबी को दे दी। लेकिन आईबी ने जिनको देनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन वो दी नहीं। कुछ जिनके पास कुछ पावर नहीं उनको एक रिकॉर्ड के दिखाने के लिए इंफॉर्मेशन दी, लेकिन जो की पोजीशन पे लोग थे उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ने अपने उनका था तो वो कबीर किया, दूसरी शिप बदली। और वो जब सब नेवी हमारी समुद्र में थी तो भी वो लोग ये आती है कि यहाँ है। ये सब मालूम था कि उसको सिर्फ आईबी और रॉ को।
और ये जो अभी मैंने दिखाया, ये जो ऑफिसर जिन्होंने टॉप मोस्ट बॉसेस को सिर्फ कर भी मालूम था नहीं था, सब ब्राह्मणवादी ऑफिसर को मालूम था। ब्राह्मणवादी ऑफिसर कर ब्राह्मण होते हुए भी हम उनको ब्राह्मणवादी नहीं कहते। तो समझ लेना कि ब्राह्मण्यवादी क्या है और ब्राह्मण क्या है। ये लोग आए, उन्होंने वो जो अभी मनोरा है उसके बाजू में उतरे, तो एक लेडी है, उसका नाम है, उसने उनको देखा। उन्हें देखने के बाद उन्होंने कहा कि 8 लोग उतरे, और 8 लोग उतरे तो उसने 6 लोग पहचाने, और वो 8 लोग कहती थी, इसलिए उनको साक्षीदार करके उनका एविडेंस लेकर भी उनको एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि उनको 10 लोग दिखाने थे। फिर गुप्तचर का जो कौन प्रभाकर आलोक था, उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन थी वो देश को दी नहीं, जिनको देनी चाहिए थी वो दी नहीं। एक 20 नवंबर को एक लेटर लिख के, जिनके पास कोई अधिकार नहीं उनको लिखने बताया कि कोस्टल गार्ड को ये इंफॉर्मेशन दी जो नेवी के प्रमुख को देनी चाहिए थे। उसके बाद ये लोग जो आए, तो देखो अब ये तो पहुंच गए, वो आके उन्होंने ताज और ओबेरॉय पर हमला किया। लेकिन अभी आईबी का छलकपटी चाल जो थी वो किसी को मालूम नहीं थी। सीएसटी पर हमला हुआ, वो वहाँ का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीएसटी पर हमला किया। वो हिंदुत्ववादी थे, उनके वहाँ 2 फोन भी मिले, मोबाइल मिले। उसके पहले भी एक इंफॉर्मेशन थी कि 35 फोन हमारे रॉ ने कलकत्ता से पाक व्याप्त कश्मीर में 35 कार्ड भेजे, और वो अतिरेकों के गैंग को दिए थे, ताकि अतिरेक गैंग की इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो ये सब टेलीफोन, उसमें से 2 टेलीफोन 3 टेलीफोन अतिरेके के पास थे। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सरकार को थी, यानी एक डिपार्टमेंट को थी। सरकार के पास सरकार बहुत दूर होती है, ये ब्राह्मण्यवादी ऑफिसर के पास थी। तो उन्होंने जो मोबाइल उनके चालू करे, वो 2-4 किलोमीटर बॉर्डर रहने के बाद शुरू करे। तो वो मोबाइल से भी वो उनको पकड़ सकते थे कि मोबाइल उनके शुरू हो गए, कार्ड के नंबर इनके पास थे। वैसे ही कार्ड सीएसटी ने वहाँ मिले, 2 फोन मिले। ना वो कार्ड का जांच में उल्लेख है, ना ये मोबाइल का जांच में उल्लेख है, लेकिन एग्जामिन नहीं किया कोर्ट के सामने, दिखाए नहीं कोर्ट के सामने वो फोन क्या है। तो फिर हुआ क्या, बाद में करकरे को इन्फॉर्मेशन दी गई घर में फोन करके कि आप सीएसटी पे जाओ। असल में सीएसटी पे मुस्लिम अतिरेकी आए नहीं थे। वो सीएसटी पे गए तो उनको बोला कि तब तक वो सीएसटी का हल्ला खत्म हो गया था, और वो जो हिंदू अतिरेकी थे, हिंदुत्ववादी, फिर हिंदू को लगता है हमारे खिलाफ है। हिंदुत्ववादी और हिंदू में फर्क है, ब्राह्मण्यवादी और ब्राह्मणों में फर्क है। तो उनको लगा, वो भागे तो वो गए कहाँ, वो रंग भवनिया कामा हॉस्पिटल के बाजू। वो कामा हॉस्पिटल में घुस गए और करकरे को कामा हॉस्पिटल के सामने जाने को बोला। वो तो छुपे हुए थे वहां। तो करकरे को पर नियोजित हमला था, करकरे को खत्म किया। उसके साथ वो कामटे और सालस्कर बेचारे खामखा मारे गए। अभी क्या स्टोरी दी उन्होंने कि इस्माइल और कसाब, ये 2 अतिरेकी उनकी गोली से उनको भूना और वो मर गए। इसी समय में बोलने की जरूरत है कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहता है कि इस्माइल और कसाब के वेपन से निकली हुई एक भी गोली की जख्म करकरे पर नहीं है। तो करकरे कैसे मरे? तो करकरे के जैकेट था, तो इनको यहां से वो .9 और कुछ पुलिस का पिस्तौल है, पुलिस के पिस्तौल से उनको मारा था। तो ये 2 सिर्फ जो ब्राह्मण्यवादी ऑफिसर का ये कट था, उन्होंने वो अतिरेकियों को दिए थे। तो वो हमला हुआ, वो मारे गए और
लोगों का लक्ष्य भटकाने के लिए कामा हॉस्पिटल में रात भर गोलीबारी करते रहे। वो भूषण गगरानी जो कभी कभार सीएम के सेक्रेटरी थे, और कामा हॉस्पिटल के लोग बोलते थे कि ये अतिरेक तो मराठी बोल रहे। वैसे दूसरे दिन न्यूज भी आई कि वो कामा हॉस्पिटल के अतिरेक मराठी बोल रहे थे। तो अभी वहां से आए जो 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनमें से कोई मराठी बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। और उनको एस्कॉर्ट करके, जो जब करकरे को मारने के बाद जो कोई भागा वहां से, उनको एस्कॉर्ट करके शहर के बाहर निकाल दिया। लेकिन दूसरे 2 अतिरेकी जो पुलिस कस्टडी में थे, वो लाके चौपाटी पर उनको मार दिया। रात भर होम मिनिस्टर सेंटर, होम मिनिस्टर स्टेट, चीफ मिनिस्टर स्टेट रात को 1:30 बजे से सकाळी 10 बजे तक प्रेस को और टीवी को कहते थे कि सभी अतिरेकी मार दिए। लेकिन सभी अतिरेकी मार दिए, ये तो आईबी का खेल खत्म हो गया। लेकिन आईबी को तो खेल जिंदा रखना था। आईबी ने रात को 1-2 बजे एक फोटो, कसाब का फोटो, उनके दोस्त प्रेस को दिया, और वो प्रेस में दूसरे दिन सुबह आया कि ये सीएसटी के पास ये अतिरेकी मिला। उसका नाम किसी ने नहीं लिया था, कसाब का नाम तक किसी ने नहीं लिया। सुबह तक ये अतिरेकी की बात हो रही थी, लेकिन ये बात दोनों होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहे थे। तो अभी जब ये जो फोन की बात करी मैंने, ये फोन से वो पाकिस्तानी अतिरेकी उनके जो पाकिस्तान में बाप थे उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तो उन्होंने, हम इधर ओबेराय में है, ताज में है, इधर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो उधर से डायरेक्शन देते थे, रहे थे, ये करो वो करो। इस सब 72 आवर्स के कॉन्वर्सेशन में करकरे को मारने की बात ही नहीं, सीएसटी पर हमले की बात ही नहीं। और जब उन्होंने पूछा पाकिस्तान वालों ने कि अरे वहाँ क्या कोई कमिश्नर को मारा है, तो ये अतिरेकी बोलते हैं वो हमें मालूम नहीं, हमारा कोई नहीं उधर, हमको मालूम नहीं है क्या है वो। तो देखो अभी एक्सपर्ट बोलता है करकरे को हमने मारा, तो करकरे के शायद बॉडी पर जो करते हैं। फिर बाकी की स्टोरी जो है वो आईबी ने दूसरे दिन बताई। अभी क्या बात है, एविडेंस क्या चाहिए अभी? यदि इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट होता है तो पहली बात होती है कि वायरलेस कंट्रोल का सब रिकॉर्ड हस्तगत करना, क्योंकि वायरलेस से सब सूचना जाती है। करकरे को किसने बोला कहा जाओ, ये भी वायरलेस से आता है। तो वायरलेस का रिकॉर्ड ही नहीं है कोर्ट में। और जो किया बाद में बनवा बनी, ये मिसेस कामटे को वायरलेस का पहले उसने रिकॉर्ड लिया, तो वो गलत है करके दूसरा दिया, तो कुछ तो गड़बड़ है। तीसरी बात ऐसी कि लैपटॉप जो है कोर्ट में दाखिल किए थे करकरे ने, उसका आगे तपास ही नहीं हुआ। जितना करकरे ने किया उतना ही हुआ, उसके बाद कुछ नहीं आज तक। तीसरी बात थी कि केंद्रीय गृह विभाग, यानी क्या हो गया कि होम मिनिस्टर थे तब वो शिवराज पाटिल, जब उनको मालूम आया तो उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन होते हुए भी कैसा हुआ, इसके लिए इमीडिएटली एक कमेटी अपॉइंट करी, चीफ सेक्रेटरी और 1-2 लोग। वो कमेटी का रिपोर्ट बिल्कुल ये सब लोगों के खिलाफ था। तब तक ऐसी कुछ तिकड़म चलाई कि शिवराज पाटिल को रेसिग्नेशन देना पड़ा। और शिवराज पाटिल को रेसिग्नेशन देना और ये रिपोर्ट सबमिट करना एक बात हो गई, तो वो होम मिनिस्टर गायब है, तो आईबी ने वो रिपोर्ट भी छिपा के रखा, बाहर आने नहीं दिया। लेकिन वो बाद में प्रेस को मिला, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस बाकी पेपरों ने वो दिया था रिपोर्ट, और वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो तीसरी बात, ये रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं पानसरे को जब मारा तो मैं पानसरे के नज़दीक था, और पानसरे को मेरा आखिरी फ़ोन था कि, और पानसरे ने मुझे आखिरी फ़ोन पे बात करी थी कि आप आइए, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और मैं गली में घूमता हूँ, आप आने के बाद हम साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, इडली सांभर खाएंगे। वो पूछा उन्होंने मुझे, मैंने हाँ कहा। जब मैं वहाँ गया तो वो तब तक उनको मार गया था। तो उनका भी फ़ोन पुलिस ने जब्त किया था। पुलिस ने मुझे उस फ़ोन की जानकारी के बाद 2 साल के बाद फ़ोन किया मुझे मेरे नंबर पे, ये नंबर किसका है? मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, बोले हम
पानसरे के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये नंबर में उनका आखिरी फ़ोन है। तो मैंने कहा शर्म आती है आपको, 2 साल के बाद आप फ़ोन करते हैं तो दूसरे दिन पहले दिन आना चाहिए था फ़ोन कि ये कौन का नंबर है। और फिर मैंने बोला कि तो वैसा पानसरे का फ़ोन जब्त किया लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लेकिन यहाँ करकरे का फ़ोन जब्त ही नहीं किया। यदि वो करते तो करकरे के मोबाइल से इन्फॉर्मेशन मिलती। जैसा अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि करकरे ने कुछ घंटे पहले बोला था कि मेरी जिंदगी में खतरे में। करकरे ने दिग्विजय सिंह को फोन करके बोला था कि मेरी जिंदगी खतरे में है। दिग्विजय सिंह ने वो टेलीफोन कंपनी का रिकॉर्ड लेके प्रेस को दिया था, लेकिन करकरे का फोन ही गायब हो गया। मैंने बोला था CST पर 2 फोन मिले थे, मोबाइल फोन, वो भी जांच में लिए नहीं। यानी जो महत्व वो फोन से इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो 2 फोन से वो अतिरेकी सातार के किसी प्रतिष्ठित आदमी से बात कर रहे थे, CST से। जब पुलिस ने उनको घेरा, जो पुलिस घेरते उनको मालूम नहीं ऊपर वाले का क्या चला है, तो किसी अधिकारी ने उनको वहां से छोड़ दिया, तो वो भागे। तो भागते समय उनके 2 फोन वहां गिरे, तो उन पे रिकॉर्ड की जांच थी, लेकिन वो जांच भी चार्जशीट में नहीं आई। कामा हॉस्पिटल, मैंने बोला कामा हॉस्पिटल के अतिरेकी मराठी बोल रहे थे, कामा हॉस्पिटल का इंसिडेंट ही नहीं है पेपर में कि कामा हॉस्पिटल के अतिरेकी उन्होंने रात को 1:30 बजे तक या 5 बजे तक वहां गोलाबारी करी, लोगों का लक्ष्य डाइवर्ट करने के लिए। कोई मरा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बंदूक उड़ाते रहे, और उसमें से 2 लोगों ने नीचे जाके करकरे को मारा था। तो 2 हो गए, 4 हो गए। तो गगरानी ने इंक्वायरी करने के बाद उनको भी बोला कि ये सब अतिरेकी मराठी बोल रहे थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, अभी देखो न्यूज़ देखो कि सब अतिरेकी मारे। ये सुबह 10 बजे तक न्यूज़ थी, टीवी पर थी, प्रेस में थी। कसाब का फोटो दिखाने पर 1-2 पेपर ने वो फोटो दिखाया, लेकिन कसाब का नाम भी नहीं दिखाया। अभी वो जो महिला मैंने उल्लेख किया था, वो अनीता उदया करके मच्छीमार महिला है, उसने 8 लोगों को देखा था एक किनारे पर। 6 लोग उसके बधवार पार्क के घर के बाजू में से चले गए, और उसको जब पूछा कि कितने लोग देखे, तो 8 देखे। तो इनको 10 दिखाने थे। जो 2 इनके कस्टडी में थे वो जाके चौपाटी पे मारे, एक और एक को जिंदा रखा। उनका करकरे के मारने से कोई ताल्लुक नहीं। तो उसको जब उसकी साक्ष्य ली तो उन्होंने बोला कि नहीं, और सी इंसिस्टेड कि नहीं, मैंने 8 ही लोग देखे। तो उसको विटनेस बनाने की बजाय उसको प्रोसिक्यूट किया। तीसरा, कामा हॉस्पिटल के टेरेस पे भी 3 मोबाइल मिले। ये टेरेस की कहानी जब जांच हो रही थी तो वो 3 मोबाइल मिले। वो ये जो मिले उनका भी कौन सा भी तपास नहीं हुआ, जांच नहीं हुई। तो CST के 2 मोबाइल, कामा के 3 मोबाइल, खुद करकरे का मोबाइल, और वो 35 कार्ड दिए थे रॉ ने, और इन्फॉर्मेशन दी थी कई। ऐसा कि ये रॉ का काम वो लोग करते हो। हमारे रॉ ने उनके अतिरेकी के पास वो 35 मोबाइल घुसेड़ दिए थे। उसमें से 3-4 मोबाइल अतिरेकी लेके आए थे वापस नंबर, उनके मोबाइल भी जब्त नहीं किए। तो फिर ये करकरे को किसने भेजा? तो एक न्यूज ऐसी कि वो रघुवंशी, जिसके पास से करकरे को तपास मिला था, वो ATS का प्रमुख था, उसने झूठ तपास किया, इसलिए करकरे की अपॉइंटमेंट हुई थी। तो सब करकरे को मारने के जिम्मेदारी कोई ब्राह्मणवादी ऑफिसर, उसमें एक राकेश मारिया को भी शामिल कर लिया था। राकेश मोरिया को कमिश्नर बनाया बाद में, सब सीनियर पुलिस ऑफिसर छोड़ के राकेश मारिया को बनाया था, तो उसका प्रॉमिस होगा। तो वो रघुवंशी ने, एक स्रोत ऐसा कहता है कि रघुवंशी ने बोला तू जा कामा के लेन में, और वो खुद नहीं गया, और वो जो हुआ तो करकरे का खुद। यानी जब ये सब हो रहा था तो सब टीवी चल रहे थे।
तो सब टीवी के फुटेज की सीडी हमारे पास है। वो सीडी में जो दिखाया वो सब स्टोरी बाद में दूसरे दिन यानी रात को ही बदलना शुरू हो गया। जब उनको मालूम हुआ कि सब अतिरेकी मारे तो 2 अतिरेकी खड़े के जो कि स्टोरी बनानी थी। तब से आईबी की स्टोरी अलग चल रही थी, टीवी पे स्क्रीनिंग अलग हो रहा था, गृह मंत्री दोनों तीनों और चीफ मिनिस्टर अलग बोल रहे थे। ये सबका जो हम क्रिमिनल लॉयर की तरह नजर से देखेंगे तो गड़बड़ है। वो इसका रिकॉर्ड नहीं दिया वायरलेस का, और वायरलेस ऑफिसर जो बोला था हमला होने वाला उसको सस्पेंड किया, उसको प्रोसिक्यूट किया, उसको बर्बाद किया। दूसरा हमारा बंजारी जो बोल रहा था सर्विस करा कि मैं इंफॉर्मेशन देने की मेरी इतनी सजा क्यों देते हो मुझे, और उसमें वो सब जो अभी उसके बाद वो सत्यपाल उधर जाके मिनिस्टर बना, बीजेपी में गया। जो भी ऑफिसर रिटायर होता है बीजेपी में जाता है, तो फिर ये जिंदगी भर क्या करते हैं। जो भी आईबी का प्रमुख रिटायर होता है संघ में जाता है, एम.के. नारायण संघ में जाता है। तो ये सब जब किसी भी पार्टी के सरकार में जब पद पर बैठते हैं तो ये सब संघ के दलाल करके बैठते हैं, वो पार्टी का यानी किसी सरकार का काम नहीं करते। तो फिर करकरे के बाद में मैंने बोला कि कामा हॉस्पिटल में करकरे मारने के बाद भी गोलीबारी चल रही थी। और फिर अभी कोर्ट का निकाल, कोर्ट ने जजमेंट दिया, बहुत बड़ा जजमेंट है, लेकिन कोर्ट में ये लिखा है कोर्ट ने कि उनका सुबह से वो पुलिस रात तक लश्कर तोयबा और लश्कर अतिरेकी उनका 284 बार कन्वर्सेशन हुआ। उसमें एक ही बार सीएसटी, कामा भवन या करकरे के मर्डर की बात नहीं है। जब अतिरेकी और उनके बाप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए थी ना, हुई नहीं, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं था। तीसरी बात ऐसी कि जब जजमेंट दिया तो जजमेंट में जज ने लिखा है कि हमें एक्सपर्ट का एविडेंस मेरे सामने है, और वो कहता है कि करकरे के बॉडी पे एक भी जख्म उनकी नहीं है। अभी जो गुप्तचर यंत्रणा की पहली अपॉइंटमेंट हुई थी जो शिवराज पटेल ने करी, उनका रिपोर्ट, उसके बाद दूसरी इंक्वायरी हुई, उनका रिपोर्ट, और ये सब रिपोर्ट जब इसको बदला तो वो सब गायब होने लगे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इन पेपरों ने वो रिपोर्ट पैदा की। उनका कहना है कि हमारे पास उसकी डिटेल्स है, रिपोर्ट है। और फिर निष्कर्ष क्या निकला कि जब अतिरेकी आने वाले थे, आईबी रॉ को मालूम था, आईबी ने जो इन्फॉर्मेशन नीचे देने वाली थी, देने की जरूरत थी, यानी बम्बई पुलिस को देने की जरूरत थी, नेवी को देने की जरूरत थी, वो दी नहीं। किसी छोटे ऑफिसर को, गार्ड को, जो गार्ड की हद होती है 4-5 किलोमीटर, उसको इन्फॉर्मेशन दी, वो भी जानबूझकर लेट दी, और वो उसने खोजा, उसको नहीं मिला। एंगड़े करके एक तटरक्षक है, उसने सबको, सभी पुलिस स्टेशन काठमांडू से सबके तटरक्षक को इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोला कि गुजरात के तट पर कुछ नेवी का दिन था, तो उसकी सब रिहर्सल चल रही थी। तो कितना बड़ा देश के साथ धोखा है कि तो भी वो जहाज वहां से निकल आता है। और ये जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज आइटम जो है, वो हम सब लोगों ने इसके, उन्होंने डॉक्यूमेंट के सहित रिपोर्ट दी है कि इन्फॉर्मेशन थी, यानी इन्फॉर्मेशन थी, 10 दिन 8 दिन अगोदर थी, पहले थी। इसके मुताबिक तो बहुत पहले थी, बंजारे के मुताबिक, वाघमारे के मुताबिक बहुत पहले थी। यानी जो वायरलेस का रिकॉर्ड छाननी करते तब उनको इसको मालूम था, उनको मालूम था। जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की उनको सस्पेंड किया, और ये छिपाने की बात। तो क्यों छिपाया? अभी करकरे के ये पीछे, करकरे को मारने पर ये क्यों तुले हुए थे? जैसे हम सबको मारते पहले आए, हम आप देखो ना, जो शक्ति ने इनके खिलाफ काम किया, ब्राह्मणवादियों की, वो कभी कुदरती मौत से मरे नहीं। उनको कभी ना कभी
इनको जब मौका मिला मार डाला। तो महात्मा गांधी को मारने की जो कॉन्स्पिरेसी थी, उससे भी ये कई बड़ी गुना कॉन्स्पिरेसी है। आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, संविधान को नकारना और वेद और स्मृति के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसका राज लाना, उसके लिए इसराइल से नेपाल से संबंध करना, उनसे शस्त्रास्त्र लेना। आरडीएक्स पुरोहित जो मिलिट्री का सिटिंग ऑफिसर है, वो इनके जांच के लिए छोड़ा था कि ये सब आते रहे कि क्या क्या करते हैं। तो उनके इनमें शामिल हो गया, मिलिट्री का आरडीएक्स उनको दिया और प्रज्ञा ठाकुर, कला सांगर वगैरह लोगों ने आदमी दिए और ये बॉम्ब स्फोट करते रहे। ये करते रहे, लेकिन रघुवंशी जब तक था तो ये सब सामने नहीं आया। मालूम नहीं कैसा, लेकिन वो रघुवंशी को निकाला और करकरे को लाया। इसलिए जो कुछ हम अभी आपके साथ बोल रहे हैं वो सब करकरे की कर्तव्यगारी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि करकरे मारने के बाद जिसके पास से वो जांच वापस ली थी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उसी को जांच फिर एटीएस प्रमुख बनाया। यानी तो विथ वेंजेंस, जिसको हम कहते हैं कि दुश्मनी करकरे के साथ जिसकी थी, उसके पास फिर तपास गया, जो करकरे ने किया उसके साफ किया और करकरे की जांच या करकरे का तपास आगे बढ़ाया नहीं। तो आप सबको ऐसा लगेगा कि करकरे को मारने की इतनी क्या जरूरत थी। देखो ना, इतना बड़ा कट था, जो कट अभी तक सामने नहीं आया, कोई लाने की हिम्मत नहीं करता और शायद आएगा नहीं। वो 2 लैपटॉप वैसे ही पड़े हैं, वो सब मोबाइल वैसे ही पड़े हैं, जहाँ से साबित हो सकता है कि करकरे को मारने के लिए कौन कौन ऑफिसर शामिल थे। लेकिन वो सब नहीं हुआ और करकरे के मारने की जरूरत है। करकरे ने, ये 26 की बात है, 25, 24, 23 की आप सब न्यूज़पेपर देखो, सब भारत के न्यूज़पेपर करकरे पर टूट पड़े थे कि साधु संत को अरेस्ट कर रहा है। अरे ये कौन साधु संत सर, बदमाश, मादरचोद, देशद्रोही, ये क्या साधु संत है क्या? अभी दयानंद पांडे का कन्फेशन है कि भागवत आईएसआई से पैसे लेता है। पुरोहित का कन्फेशन है, भागवत आईएसआई से पैसे लेता है। आईएसआई कौन है? आईएसआई तो पाकिस्तान की एजेंसी है ना। और वो पुरोहित यहाँ के पुणे के एक नेता के पास गया था, आष्टेकर करके, और बोला ऐसा ऐसा है, और उसने एक जोशिया कुलकर्णी करके शार्प शूटर भागवत को और बाला साहब ठाकरे को मारने को अपॉइंट किया था। तो यहाँ तक ये बात थी क्योंकि वो हिंदू के खिलाफ मुस्लिमों के पैसे लेते थे। तो मेरे भाइयों, ये एक हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो करते वो नाम मुस्लिमों को लेते हैं। अभी मैं यदि दिखा सकता हूं तो एक वीडियो में दिखा सकता हूं कि मुस्लिम बच्चे को ये पुलिस अंदर लेते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते हैं कि तुम आतंकवादी बोलो। अभी मेरे फेसबुक पे आप खंगालेंगे मेरा फेसबुक तो आपको मालूम होगा कि मैंने सब वीडियो डाले हैं। उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो अफजल गुरु की बात करते हैं, अभी मैं वो जेएनयू के स्टूडेंट ने करी तो उनको देशद्रोही, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे टुकड़े टुकड़े गांव हरामजादे तुम है, वो नहीं है। तो अफजल गुरु मेडिकल डॉक्टर था, वो आतंकवादी बना, लेकिन उसने सोचा कि ये ठीक नहीं, तो वो सरेंडर हुआ। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया और मरे दम तक उसका इस्तेमाल आतंकवादियों को पाकिस्तान से भारत लाके हमले करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जो संसद पर हमला हुआ उसके अतिरेकी पुलिस ने भेजे उसके साथ, और संसद में हमला हुआ। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? वैसे ही गुजरात के इशरत जहां शहाबुद्दीन, वो पुलिस के कस्टडी में थे। वहां का एटीएस प्रमुख प्रियदर्शनी, राजन प्रियदर्शन बोलता है कि वो मेरे कस्टडी में थे, उनको बाहर लिया और आतंकवादी करके मार दिया। तो हमेशा देश को अशांत रखने की एक ये साजिश होती है। बाबरी मस्जिद गिराई, क्या मिला उनको? राम मंदिर कहीं बना सकते हैं। अरे घट घट में राम है, हमारे दिल में ईश्वर है। ईश्वर तो
सबने कहा है, हमारे सब संतों ने कहा है। ज्ञानेश्वर भी कहते हैं कि ईश्वर घट घट में है। ईश्वर के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, ईश्वर के जन्म और मरण का सवाल ही नहीं आता। और राम के तो दो बातें बोलता हूं मैं कि मैं आदर करता हूं राम के भक्त। समझ ले कि राम एक राजा का बेटा यहां मंदिर में कहाँ आया भाई जन्म लेने। और दूसरी बात ऐसी है कि रामायण महाभारत ये आज तक तो कथानक है। खुद सावरकर बोलते हैं कि हमारा इतिहास हम सिर्फ बुद्ध के बाद लिख सकते हैं, बुद्ध से शुरू होता है, इसके पहले के इतिहास नहीं लिख सकते क्योंकि सबूत नहीं है। तो फिर इतिहास रामायण महाभारत का इतिहास में आया। आप इतिहास बोलते हो उनका, ये बहुत आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के जवानों का भेजा सड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुस्लिम हमारे पाकिस्तान के और भारत के ये 99.99% मुस्लिम हमारे ब्लड के हैं। वर्ण व्यवस्था ने उनके ऊपर अन्याय किया, समता के खोज में वो कोई क्रिश्चियन बना, कोई इस्लाम बना, मुस्लिम बना। और वो भी कौन बने? वो तो सब आप पहले आर्यभट्ट ब्राह्मण बने। कोई नीचे के तबके का आदमी पहले ना इस्लाम धर्म स्वीकारा न ईसाई धर्म स्वीकारा, आप लोगों ने स्वीकारा और उसका अनुकरण बाकी लोगों ने किया। तो बहुत देश को अभी तो 6 साल में आपने देश को हजारों साल पीछे ले गए। अभी परसों मोदी बोलता है इतनी तारीख को, जब 24 को 25 को लॉकडाउन किया तो भाषण क्या है उनका कि महाभारत की लड़ाई हम 18 दिन में जीते थे, कोरोना की लड़ाई हम 21 दिन में जीते। तो ये जो बात बना के हमको गुमराह हो रहे, हम करकरे के बारे में जो मैं बोला हूं वो सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपके सामने रखा हूं। कोई भी इस पर इसके साथ हम बहस करने को तैयार है, लेकिन वो करते ही नहीं। न्यायमूर्ति लोहिया की बात हो, किसी की बात हो, वो अभी ये गुजरात के ऊपर तो कितनी किताबें आई है, कभी उनका खंडन किया है किसी ने? राणा आयुक्त का स्टिंग ऑपरेशन है, जस्टिस सावंत का क्या है। तो ये सब लोग आज जैसे उस समय करकरे के समय सभी ब्राह्मणवादी ताकतों ने साथ आकर करकरे को मारना और उसका सब एविडेंस दबाना, रफा-दफा करना ये काम किया, वैसा ही आज सभी आर्यभट्ट ब्राह्मण सभी जो की इंस्टीट्यूट पर बैठे हैं, वो मोदी कुछ भी करे उसके खिलाफ सवाल ही नहीं करना। यानी जो प्रजातंत्र है वो संविधान के तहत चलना चाहिए। संविधान ने किसी एक विंग को यानी अंग को, यानी सिर्फ लोक प्रतिनिधि है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है या सिर्फ जुडिशरी है, उनको अकेले को कारोबार करने का अधिकार नहीं दिया। ये सबका कारोबार एक दूसरे के दायरे में होता है, जिसके उसके दायरे में होता है। यदि कोई दायरा छोड़ता है तो दूसरा उसके ऊपर सवाल करना चाहिए कि तुम यहाँ कहाँ है। और सबका सबसे बड़ा पावर है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, माता पिता कहते हैं। यदि वो तय करेंगे तो आज की सब जो चल रहा है वो रोक सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं। हमारे तो चीफ जस्टिस किसी कोट्यावधि करोड़ की गाड़ी के ट्रायल के लिए दिखाते हैं, सब देश दिखाता है। अरे बेटा, तू तेरा इतिहास बना सकता है, वो सुवर्ण अक्षर में लिख सकते हैं यदि तू मजदूरों की बात करता है, किसानों की बात करता है, इस देश के गरीबों की बात करता है, तो तेरा नाम होता। और ये क्या पद है, ये क्या है, ऐसे हमारे खुद के लिए है क्या? तो मैं सबको विनती करता हूँ कि आप सब सोचो, मैं क्यों कर रहा हूँ। ना मुझे ब्राह्मणों का द्वेष है, ना मुझे किसी मोदी शाह का द्वेष है, लेकिन आप लोग जो हर दिन रात दिन गुमराह हो रहे हैं, और ये गुमराह होने के वजह से आपकी सब बर्बादी हो गई है। आप जरा सुनते जाओ, पुण्य भूषण वो वाजपेयी, वो अभिसार शर्मा, उनके सब वीडियोस देखो। आपको बर्बाद करने की साजिश मीडिया तो दिखाएंगे नहीं, सब मीडिया तो बिका गया है। आप वो
कोबरा का स्टिंग ऑपरेशन देखो, ये करोड़ों रुपए के मालिक है। अरे वो अंजना कश्यप का मैंने वो एंकर है, उसकी सैलरी बोले 15-20 लाख रुपए महीना है। तो ये कौन है हमारे लोग हैं? तो मैं सब आपको विनती करता हूँ, घर में बैठे हो तो सोचो, जरा पढ़ो और देश को इस गंदगी से बाहर निकालने के लिए, अपनी जिंदगी न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। जय भारत।